तो आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं सेल चैप्टर को। इस चैप्टर को हम बहुत ही जल्दी रिवाइज करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो जितना भी कंटेंट है सब कुछ यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ बता दूं, जो भी नए अपडेटेड सिलेबस के अंदर वो चीज़ें भी यहाँ पे कवर हो रखी हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो सेल होता है ना, हमारा सेल हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यानी हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। हमारे यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो सभी की सभी सेल से बनी हुई है। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स है बेसिकली। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल यूनिट है, यानी इसके बिना तो लाइफ का एग्जिस्टेंस है नहीं, पहली बात। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे, वो किससे बने? सेल से बने। ये बात हमने क्लियर कर दी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, सारे सेल्स आपस में कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और सेल्स कैसे होते हैं? सिमिलर टाइप के सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और सारे टिश्यूज कंबाइन करके क्या बनाते हैं? टिश्यूज कंबाइन करके बनाते हैं हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं हमारे, जैसे कि आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, उसे ऑर्गन बोलते हैं। और जब पूरा ऑर्गन जब एक स्ट्रक्चर के अंदर आता है तो उसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इसके अंदर आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रखे हैं। जैसे कि आपका नोज भी इन्वॉल्व हो रखा है उसके अंदर, आपके लंग्स भी इन्वॉल्व हो रखे हैं। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे बुक के अंदर कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट दे रखा है कि कैसे हमारे दिमाग में ये आइडिया आया सेल का, कि सेल कैसे हमें स्टडी करना है, क्यों करना है। तो हुआ क्या कि हम देखते हैं लद्दाख के अंदर एक वैली है जिसका नाम है पुगा वैली। ठीक है, लद्दाख के अंदर एक पुगा वैली है जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स हम बेसिकली ऐसे उसको बोलते हैं जहाँ पे मतलब गर्म पानी आता है। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर हमेशा वहाँ पे पानी गर्म रहता है। अब पानी जब भी गर्म रहता है वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे क्या डिस्कवरी करी? उनको पता चलता है वहाँ पे मिलते हैं थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स क्या होता है? थर्मोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको कि हीट पसंद होती है, तो ये वहाँ पे ग्रो करते थे इजीली। ठीक है, और ये पाया गया कि ये यूनिसेलुलर है, केवल एक सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, और साथ साथ वहाँ पे और क्या पाया गया कि कैल्शियम कार्बोनेट पाया गया वहाँ पे। कैल्शियम कार्बोनेट भी हॉट स्प्रिंग्स के आसपास पाया गया। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा था वहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ों को सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है एक तरीके से हॉट स्प्रिंग यहाँ पे। ठीक है, तो क्या समझ में आता है यहाँ से उनका आइडिया लगा कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, फिर वहाँ से सेल की स्टडी बहुत सारी हुई है। अब यहाँ पे बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई का टॉपिक देखा है। इसका मतलब क्या है? रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि आप किस हद तक जो है कितने अच्छे तरीके से किसी चीज को देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेपरेटली। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, आप उसको जो है बिल्कुल क्लियरली मतलब कितना देख सकते हैं, वो हमारा रेजोल्यूशन ह्यूमन आई का। अब ह्यूमन आई के रेजोल्यूशन की एक लिमिट है, हम हर चीज को ऐसे नहीं देख सकते इजीली। ठीक है, अब कोई सी भी चीज जो कि 0.1 मिलीमीटर से छोटी होगी उसे हम जो है अपने आइज से नहीं देख पा रहे होंगे, नेक्ड आइज से नहीं देख पाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। अब जब ह्यूमन आइज की लिमिटेशन है तो हम ऐसे सेल्स वगैरह तो देख नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इस केस में सॉल्यूशन हम लेके आए क्या? मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट लेकर। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है चीजों को मैग्नीफाई करना। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो सब मैग्नीफाई कर देते हो, बड़ा करके देख लेते हो चीजों को, इसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि एक मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस होते हैं आपके, बेसिकली माइक्रोस्कोप के अंदर पाया जाता है। छोटी सी बात है कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, डेट्स इट। ठीक है, इतना यहाँ पे समझना है। अब यहाँ से जो हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ तक का तो चलो ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक था बिल्कुल। इसके आगे का जितना है वो डेफिनेटली आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर शायद नहीं मेंशन है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि आपका एक थ्योरी ऑफ सेल भी होता है। क्या होता है? एक थ्योरी ऑफ सेल होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं से। ठीक है, थ्योरी ऑफ सेल। थ्योरी ऑफ सेल हमसे क्या कहता है कि जितने भी सेल होते हैं ना जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कोई सा भी नया सेल बनता है, कोई सा भी न्यू सेल बनता है, तो वो पुराने सेल से बन के आता है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन के आता है। जो पहले से सेल बना है उसी से एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है। और जितने भी प्लांट हमारे, या कह लो जितने भी एनिमल हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बने हुए हैं? वो हमारे सेल से बने हुए हैं। ये थ्योरी ऑफ सेल है। थ्योरी ऑफ सेल किसने दी थी? मैं यहाँ पे वीडियो पे मेंशन कर दूंगा आपको। ठीक है, आप इसको देख लेना, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे देख लेना एक बार। ठीक है, ये पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से। रॉबर्ट हुक के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट हुक ने जो है पहली बार सेल की डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1665 के अंदर की थी। कैसे की थी? ओक का पेड़ था, ओक के पेड़ से वो बार्क लेके आए थे और उसके उसके थ्रू उन्होंने देखा था अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के। तो उन्होंने देखा था हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन रहा था। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो वो उन्होंने वहाँ पे डेड सेल की उस टाइम पे डिस्कवरी की थी। अब एंटोनी वैन ल्यूनहॉक ने 1674 के अंदर लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। ये लिविंग सेल उनको मिले कहाँ थे? पॉन्ड, यानी तालाब के पानी में मिले थे। तालाब के पानी में क्या होता है? एल्गे बन जाता है। एल्गे देखा होगा आपने, वो जो ग्रीन ग्रीन कलर का बन जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने इसको पाया। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं से उनको पता चल गया था, उन्होंने अलग अलग जगह से वाटर को लेकर उसका डिस्कवरी किया था। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं जो रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी यहाँ पे न्यूक्लियस की। कौन से न्यूक्लियस की बात हो रही है? वो न्यूक्लियस जो कि हमारा सेल के अंदर होता है, उसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 के अंदर। ठीक है, बिल्कुल।
अब यहाँ पे देखो परकिंजे एक व्यक्ति था जिसने एक टर्म दिया था, टर्म यानी एक शब्द दिया था जिसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इस प्रोटोप्लाज्म का अर्थ होता है लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। एक सेल कैसा होता है, लिविंग सेल होता है, तो सेल के अंदर जितना भी लिविंग पार्ट है, लिविंग कंपोनेंट है, उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ऐसा परकिंजे भाई का कहना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा साइज ऑफ सेल का, या आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि जो सेल का जो साइज होता है वो कैसे कैसे वेरी करते हैं। अगर सबसे छोटे सेल की बात करें तो वो होता है माइक्रोप्लाज्मा, जिसको कि पीपीएलओ भी बोला जाता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है, जिससे कि आपको बीमारी फैलती है। यहाँ पे बहुत ही छोटा होता है ये, तो इजीली बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। फिर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच का एग होता है। लॉन्गेस्ट की बात करें एनिमल के केस में तो नर्व सेल होता है, बेसिकली ह्यूमंस के अंदर भी नर्व सेल ही होता है। और प्लांट्स की अगर बात करें तो एसिडोब्लारिया होता है, ठीक है। अब सेल जो होता है ना हमारा, सेल्स को और आगे क्लासीफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नंबर, जैसे कि एक सेल का ऑर्गेनिज्म है या फिर बहुत सारे सेल का ऑर्गेनिज्म है। जैसे हमने यहाँ पे जो देखा था थर्मोफाइल केवल एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूनिसेलुलर है। तो यहाँ पे दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब एक तो नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं, यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है, तो सिंगल सेल और मेनी सेल। अब सिंगल सेल का बना है तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा होगा, बट मल्टीपल में बहुत सारे सेल हैं तो उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा। अब यूनि वाला अकेला है तो अकेला ही रिप्रोडक्शन कर लेगा, मल्टी वाले बहुत सारे हैं तो मल्टीपल सेल मिल की रिप्रोडक्शन करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें यूनिसेलुलर का सबसे फेमस एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे एमीबा है, देन आपका पेरिमीशियम हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। मल्टी सेलुलर की बात कर ले तो प्लांट है, फंजाई और एनिमल्स आपके, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमने क्या, नंबर्स के अकॉर्डिंग कि सेल का नंबर कितना है, वैसे यहाँ पे हम ग्रुप के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई करते हैं। दो प्रकार के ग्रुप होते हैं यहाँ पे, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। एक तरफ का याद कर लो, दूसरी तरफ का खुद ही याद हो जाएगा आपको, इसी स्ट्रेटेजी से याद करोगे तो याद रहेगा। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं साइज के अंदर, प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल का, तो देखो बहुत छोटा है, छोटा होगा तो एक ही सेल का होगा, ऐसे मान लो, ठीक है। बहुत छोटा है साइज में तो एक ही सेल का होगा। अच्छा, एक ही सेल का होगा तो उसमें क्रोमोसोम एक ही होगा। क्रोमोसोम क्या होता है बेसिकली, क्रोमोसोम जो होता है ना वही डिटरमाइन करता है आगे जाके कि आपका जो डॉटर सेल बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, बस इतना भी समझ लो यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली जो नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली है उसको कौन डिसाइड करता है, क्रोमोसोम यहाँ पे डिसाइड करता है। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, एब्सेंट होती है। अब बहुत छोटा है, अब एक ही सेल है इसके अंदर, अब सिंगल क्रोमोसोम का है तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि इसमें जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल हम आगे डिस्कस करेंगे। मेम्ब्रेन मतलब होता है कि हर एक सेल ऑर्गेनल के आसपास बाउंड्रीज होनी चाहिए, ठीक है, तो वो नहीं होती है इसके अंदर। अब देखो हम इसको समझ चुके हैं, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी नहीं होंगे। अब इसका जो सेल का डिवीजन करने का जो तरीका है ना बहुत ही आसान होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीका है। एक तो फिशन है, एक बडिंग है, ये आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, पहले नहीं भी सुना तो आप सुन लो और याद कर लो इसको। फिशन मतलब होता है टूटना, और बडिंग में क्या होता है, एक बड टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है अलग से और बाद में वो बड़ा होकर ग्रो करने के बाद टूट जाता है अलग से, ठीक है। तो वैसे सेल डिवीजन होता है। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया है, माइक्रोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गे आपका। यूकैरियोटिक की बात कर ले, यूकैरियोटिक कैसा होता है, लार्ज होता है साइज में। ये वाला यूनि भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है, ये चीज स्पेशल यहाँ पे याद रखना, यूनि भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है। इसके अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होगी, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे। इसका सेल डिवीजन जो है माइटोसिस और मियोसिस से होता है, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसमें ये यूकैरियोटिक कौन कौन से होते हैं, सारे प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकता है, अमीबा हो सकता है। माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सेल के हमारे कंपोनेंट होते हैं, सेल के अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहला कंपोनेंट यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सबसे बाहर की कवरिंग होती है सेल की, और ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती है। इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो हमें याद रखनी है, क्या कि ये क्या करती है, इसके वजह से मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर आना और जाना लगा रहता है। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही है अंदर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो इसे हम परमिएबल बोलते हैं। परमिएबल यानी कि जो परमिशन देती है, एक तरीके से समझ लो, ठीक है। तो परमिएबल होती है यानी कि रेगुलेट करती है इस फंक्शन को। उसके अलावा साथ साथ डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन बनाते हैं। डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन का मतलब है, जैसे मान लो अगर ये पूरा सेल है, सेल के अंदर अलग अलग चीज़ें, ठीक है, तो वो सेपरेट रहनी चाहिए, वो दूर दूर अलग अलग हमें दिखनी चाहिए, सेपरेटली दिखनी चाहिए। तो ये सब कुछ मेंटेनेंस कौन करता है, इनको सेपरेट रखने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको सेपरेट रखती है, यहाँ पे क्या करती है, सेपरेट रखती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल आपका जो है केवल प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बता रहा हूँ, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, रिजिड बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, और नॉन लिविंग एक स्ट्रक्चर है सेल वॉल हमारा, ठीक है। और किससे बना रहता है, चिटिन से बना रहता है, फंजाई के अंदर। अब ये इसको हम थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको साइड में हटा सकते हैं, इसको पढ़ लेना एक बार मन करे तो। फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या है इसका इंपॉर्टेंट, कि डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, और ये भी परमिएबल होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है, ये भी परमिएबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंटेंट होता है। फ्लूइड कैसा होता है, जैसे आपने एलोवेरा का जल देखो उस टाइप का फ्लूइड समझ सकते हैं, वैसा कुछ फ्लूइड दिखता है हमारा, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी
एक्टिविटीज होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे कि क्या होता है, आपका मटेरियल का आना जाना, आपके जो जैसे बॉडी में भी वेस्ट बनता है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, आपके पेट में रिएक्शंस होते हैं, फैट्स वगैरह जो आपका ब्रेक डाउन वगैरह होता है, उसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है, तो वेस्ट रिमूवल हो गया, मूवमेंट हो रही मटेरियल्स की, ये सब कुछ काम किसके अंदर होता है, हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है, उस फ्लूइड कंटेंट के अंदर ये सारा काम चल रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस हमारा हेडक्वार्टर होता है सेल का। हेडक्वार्टर क्यों बोलते हैं इसको, इसके अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमेटिन मटेरियल जो किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, क्रोमेटिन किससे बनता है, डीएनए और प्रोटीन से बनता है। इसका फंक्शन क्या है, ये इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। इन्फॉर्मेशन यानी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ना सेल के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। न्यूक्लियस हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को आगे लेके बढ़ता है एक नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, हमने यहाँ पे बात की थी कि मॉलिक्यूल्स हमारे जो है अंदर बाहर जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक प्रोसेस भी है, वो प्रोसेस क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन होता है मॉलिक्यूल का किस प्रकार से, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जाता क्या, पहले समझ लो। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है ना, सॉल्यूट ट्रैवल करता है, सॉल्यूट ट्रैवल करता है। ठीक है, सॉल्यूट वो होता है जो कि कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट होता है जो कि ज्यादा मात्रा में होता है। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूट को हमेशा सॉल्वेंट के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक बात है ये। ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से करते हैं, देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है आपका ऑस्मोसिस, एक होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, एक याद कर लो, दूसरा खुद याद हो जाएगा। डिफ्यूजन के अंदर ये मानो डिफ्यूज कर रहा है, डिफ्यूज कर जा रहा है, कम कर जा रहा है, यानी कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे जा रहा है। ऑस्मोसिस जस्ट इसका रिवर्स है, तो लोअर से हायर पे आ जाएगा। ठीक है, अब ऑस्मोसिस के भी दो प्रकार है, एक है एंडोस्मोसिस, एक है एक्सोस्मोसिस। एंडो मतलब EN से याद रखो, एंट्री मिल रही है, यानी कि सॉल्वेंट होगा ना, यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट जो होगा वो सेल के अंदर जाएगा। एक्सो मतलब एग्जिट, तो सॉल्वेंट आपका सेल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अलग अलग प्रकार का सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन क्या होता है, फिर से बताता हूँ। सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिक्स रहते हैं, उसे हम एक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो होता है उससे हमारा आरबीसी पे क्या फर्क पड़ता है। आरबीसी क्या होता है, हमारा रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल पे हम देखेंगे, अगर एक रेड ब्लड सेल है, उसके बाहर पूरा सॉल्यूशन फिल्ड हो रखा है, तो सॉल्यूशन से क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली 3 केस होते हैं, एक होता है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसो मतलब सेम, आइसो वर्ड का ही मतलब सेम होता है, तो सेम यानी कि इक्वल कंसेंट्रेशन होता है। इक्वल कंसेंट्रेशन मतलब होता है कि कितनी मात्रा में भरा हुआ है वो। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऐसा समझ सकते हो। तो बेसिकली बाहर जितना कंसेंट्रेशन होगा ना सेल के बाहर, उतना ही सेल के अंदर भी होगा। अब जितना बाहर उतना अंदर, तो क्या वो आपस में कैंसिल नहीं हो जाएगा, बराबर नहीं हो जाएगा, तो इसलिए इक्वल होता है आइसो के अंदर। ठीक है, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा है, कोई एग्रेसिव हो रखा है, हाइपर है बहुत ज्यादा, तो हाइपर वो बाहर से हो रहा है। ठीक है, बाहर से हो रहा है हाइपर, ऐसे याद रख लो। तो बाहर का जो कंसेंट्रेशन होगा सेल का वो ज्यादा होगा। हाइपो मतलब अंदर से ज्यादा होगा कंसेंट्रेशन। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, ऐसा भी याद रखोगे। अब देखो, अब अगर आपका ये बढ़ जाता है हाइपोटोनिक का केस, अगर हम देखें अंदर से, अगर सेल के अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो वो सेल हमारा स्वेल कर जाएगा। सेल जो है स्वेल कर जाएगा, यानी सूज जाएगा, बिल्कुल फूलता जाएगा, और फिर वो फट सकता है। ठीक है, हाइपोटोनिक में ये केस होता है। यूपी आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी लैंग्वेज समझाया आपको। बात करते हैं प्लाज्मोलिसिस की। प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। जब सेल के अंदर से वाटर लॉस हो जाता है, वाटर चला जाता है, तो सेल हमारा श्रिंक कर जाता है। और सेल जब श्रिंक कर जाता है, इस कंडीशन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। इस कंडीशन को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। 1 नंबर का कई बार पूछ लेता एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स जो हमें वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी पता होना चाहिए हमें, कि साइटोसोल क्या होता है, एक्सोस्केलेटन क्या होता है। साइटोसोल क्या होता है, एक एक्वस टाइप का सॉल्युबल यानी कि घुलने वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, और इसके वजह से एक्सोस्केलेटन बनता है, इसकी मदद से एक्सोस्केलेटन का निर्माण होता है। अब साइटोसोल के अंदर क्या होता है, 90% तो पानी होता है, 7% प्रोटीन होता है, 2% कार्ब्स होते हैं, 1% अदर चीजें होती हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद रखोगे कोई बात नहीं है। एक्सोस्केलेटन फिर भी पढ़ लो क्या होता है। एक्सोस्केलेटन जो एक एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, जो कि सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, एक एनिमल की बॉडी को। एक्सोस्केलेटन, एक्सो मतलब बाहर, स्केलेटन मतलब स्केलेटन क्या करता है, हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए, जो कि सेल ऑर्गेनेल। डेफिनेटली यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब ये सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, ये लिविंग पार्ट होते हैं सेल के अंदर, जिनका कि डेफिनेट शेप होता है और कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फंक्शन आपको डेफिनेटली अच्छे से हर एक का पता होना चाहिए। अब क्योंकि इनका डेफिनेट शेप है, स्ट्रक्चर, यानी कि इनके आसपास मेम्ब्रेन भी हो सकती है, और कुछ हमारे बिना मेम्ब्रेन के भी होते हैं। तो बेसिकली होता है क्या, कुछ हमारे बिना मेम्ब्रेन के होते हैं, आसपास उनकी मेम्ब्रेन नहीं बनी होती, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। डबल के अंदर आपका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आता है। सिंगल के अंदर लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, आपका वैक्यूल्स और पेरोक्सीजोम्स आता है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन के अंदर आपका राइबोसोम्स आता है और सेंट्रियोल्स आता है।
अब यहाँ पे हम डिस्कस करें इस चीज़ को, जो पेरोक्सियोम्स है उसको मैं पहले बता देता हूँ इसका काम क्या है। इसका काम रहता है ये ब्रेक डाउन करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस और फैट्स को जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस चीज़ को पहले ही ब्रेक डाउन कर देता है सेल के अंदर। सेंट्रियोल्स की बात कर लें, सेंट्रियोल्स का काम रहता है वो माइक्रोट्यूबुल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब माइक्रोट्यूबुल्स ऐसे बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको वो ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोट्यूबुल्स का काम क्या रहता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, कैसा स्ट्रक्चर, जैसे कि सीलियर फ्लैजेला। सीलियर फ्लैजेला ना कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस टाइप के आपके स्ट्रक्चर होते हैं जिनके वजह से मूवमेंट होती है सेल के अंदर, जिसके अंदर क्या होते हैं, मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट को हेल्प कराने के लिए कौन बनता है, माइक्रोट्यूबुल्स बनता है। माइक्रोट्यूबुल बनते हैं किससे, मतलब ऑर्गेनाइज कौन करता है उनको, सेंट्रियोल्स वहां पे उसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचे हुए थे उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि उनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो आपको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, मटेरियल आपका ट्रांसपोर्ट करता है किसके बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। साइटोप्लाज्म पता है फ्लूइड लाइक कंटेंट होता है, और न्यूक्लियस के बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या बनाता है, वो फैट्स को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। और डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई मतलब होता है जो भी ऐसे खराब चीजें जो कि आपके सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको सेल से बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये वाला फंक्शन किसके अंदर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, स्मूथ वाला, रफ वाला। रफ के अंदर, अब रफ है, रफ से याद रखो, आर से राइबोसोम्स, रफ राइबोसोम्स, ठीक है। इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। अब रफ होता है बहुत ज्यादा, तो प्रोटीन्स को मान लो, प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको रफ सरफेस चाहिए, तो रफ राइबोसोम्स और प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए काम आता है, ठीक है। किसमें राइबोसोम्स पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है। स्मूथ वाला जो रहता है ना, स्मूथ वाला काम रहता है फैट्स और लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करना यहाँ पे, ठीक है। आई होप की इतनी बात क्लियर है आपको। लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स जो होते हैं ना हमारे, वो क्या करते हैं, सेल को साफ सफाई का काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है, साफ सफाई करता है। लाइसोसोम को साफ सफाई करना पसंद है। ये डाइजेस्ट करता है किसी भी मटेरियल को जो भी सेल के अंदर आता है, जैसे फूड आया, कोई बैक्टीरिया है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, बेसिकली खाने को भी पचा सकता है जो भी सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब ये लाइसोसोम जो है ना कुछ भी खा लेता है बेचारा, तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। सुसाइडल क्यों, मान लो कोई सा मटेरियल ऐसा है जो कि खराब है, डैमेज है, डेड मटेरियल है, अगर ये उसको खा गया तो उसको डाइजेस्ट करने से क्या होगा, सेल जो है बर्स्ट कर जाएगा, सेल आपका फट जाएगा और सेल आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो लाइसोसोम्स जो है वो अच्छा भी है, लेकिन सुसाइडल बैग का भी काम करता है, यहाँ पे खुद ही सुसाइड कर लेता है, बेचारी गलती भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस की। गोल्गी अपैरेटस, अपैरेटस क्या होता है, अपैरेटस आपने देखा होगा लैब्स वगैरह में यूज होता है। अपैरेटस मतलब कुछ स्टोर करने के लिए होता है, अपैरेटस कुछ स्टोर करने के लिए होता है, कुछ स्टोर। तो स्टोरेज में क्या क्या करोगे, उसको स्टोर करोगे, अब स्टोर करके उसकी पैकेजिंग अच्छे से कर दोगे, पैकेजिंग अच्छे से कर दोगे, ठीक है। तो स्टोरेज कर सकते हो, उसकी पैकेजिंग कर सकते हो, और सिक्रेशन करता है प्रोडक्ट का, मतलब कोई प्रोडक्ट है इसके अंदर, उसको हमें आउट निकालना है, बाहर निकालना है, तो सिक्रेशन का काम भी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में भी काम करता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज्यादा पावर होती है। कैसे होती है पावर, क्योंकि इसके अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब जो सेल्स के अंदर जो आपका रिस्पायरेशन होता है उसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये एटीपी जनरेट करता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो होता है ना हमारा, वो एनर्जी करेंसी होता है सेल का। सेल की एनर्जी करेंसी क्या कहलाती है, एटीपी कहलाती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। तो एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी होती है सेल की। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स आपका प्लांट के अंदर भी होता है, एनिमल के अंदर भी होता है। प्लांट्स के अंदर ये 90% पार्ट कवर कर लेता है, यानी बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में वैक्यूल आपको देखने को मिलता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो ये करता क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है कि आपका कोई सा जो सॉल्वेंट है, आपका कोई जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन से बाहर फ्लो आउट ना कर जाए, प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, एक इक्वल प्रेशर बना के रखता है सेल के अंदर, जिससे कि चीज आपकी इधर उधर फ्लो ना कर जाए। इसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली वो मिनिमम वैल्यू होती है प्रेशर की, जो कि जिसकी वजह से वो होल्ड करके रखता है सॉल्वेंट को, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। अब जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, वेस्ट वगैरह बनेगा उसके अंदर, तो सारा ये स्टोर किसके अंदर होता है, ये सब कुछ वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, आपके वाटर फ्लो को रोकता है, ठीक है। प्लास्टिड्स की हम बात कर लेते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। और यहाँ पे एक मिस हो गया, यहाँ पे राइबोसोम। देखो राइबोसोम मैंने बताया था, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, ठीक है। किसके अंदर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, दैट्स इट, ठीक है। प्लास्टिड की बात कर लेते हैं। प्लास्टिड जो है केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। इसका भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब प्लास्टिड का ना कलर होता है पिगमेंट। पिगमेंट बेसिकली हम उसके कलर, जैसे फ्लूइड होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड यहाँ पे उसका 3 प्रकार का होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो जो ल्यूको है, ल्यूको ली समझ लो, लीक करिए, ठीक है। ल्यूको या फिर लीक कर गया, तो लीक कर गया तो कलर नहीं है उसके अंदर, तो व्हाइट या फिर कलरलेस होता है, ठीक है। किस में पाया जाता है,
अब देखो, अब रूट्स नीचे हैं, रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, इनका आप कलर देख सकते हो नहीं, इनका कलर देख के आपको करना क्या है, वो नीचे है ना, रूट्स तो नीचे, सीड्स नीचे होते हैं, तो ये भी कलरलेस है इसके अंदर। तो ऐसे याद रखना कि ल्यूको के अंदर ही रूट्स और सीड्स में पाया जाता है ये, ठीक है। स्टोरेज किस चीज़ का करता है? अब देखो, स्टोरेज करता है यहाँ पे स्टार्च का, ऑयल का और प्रोटीन का यहाँ पे स्टोरेज करता है ये। क्रोमोप्लास्ट करता है, क्रोमो क्रोमो अब देखो, क्रोमो मतलब कलर्ड, क्रोमो मतलब कलर्ड है यहाँ पे, ठीक है। कलर कलर देता है, कलर देता है, किसको कलर देता है? सबको कलर देता है, फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देता है, ठीक है, फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देता है ये। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरो 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 मतलब क्लोरोफिल, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है लीव्स को, और ग्रीन कलर होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है आपका? फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स खाना बनाते हैं। तो बेसिकली इसको किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि यहीं पे प्लांट का पूरा खाना बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ग्रेना, एक होता है स्ट्रोमा, ठीक है। ग्रेना क्या करता है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस चाहिए बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ग्रेना क्या करता है? बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का एरिया बढ़ा देता है। स्ट्रोमा क्या करता है? स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? एंजाइम्स रखता है, ऐसे एंजाइम मतलब जो कि फोटोसिंथेसिस को फटाफट से कराने में या उसको कराने में हेल्प करते हैं, डेट्स इट, इतना ही होता है, ठीक है। ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे कंपोनेंट होता है, पता होना चाहिए आपको। एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है आपको? सिंपल है, देखो क्लोरोप्लास्ट, देखो जो जो आपको पता है ना कि प्लांट के अंदर पाया जा सकता है, एनिमल में नहीं होता, आप उसको ऐसे डिफरेंस के रूप में लिख सकते हो। जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें नहीं होता, प्लास्टिड होता है, इसमें नहीं होता, सेल वॉल इसमें होती है, इसमें नहीं होता। तो तीन डिफरेंस तो आपने ऐसे ही लिख दिए कि प्लांट में होता है, आपको पता है, तो ऐसे ही लिख दी तीन डिफरेंस आपने। उसके अलावा इसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है जो कि 90% कवर करता है सेल के अंदर, इसमें बहुत सारे स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स पाए जा सकते हैं एनिमल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर सेंट्रोसोम होते हैं, यहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं होते। न्यूक्लियस जो है ना वो सेंटर में होता है एनिमल एनिमल सेल के अंदर, और प्लांट में जो है एक साइड पे पाए जाते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद से खाना बना सकते हैं, सिंपल सी बात है, प्लांट खुद से खाना बना सकते हैं, तो ये पॉइंट भी याद हो गया। इसके एग्जाम्पल से याद रखने में ब्लड सेल, नर्व सेल हो गया, प्लांट्स का हो गया पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, ठीक है। बेसिकली टिश्यूज के भी नाम है ये, तो टिश्यू का चैप्टर करेंगे, उसमें भी इसको डिस्कस कर लेंगे क्या है ये। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपका माइटोसिस और मियोसिस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से आपको डेफिनेटली लाना चाहिए। जो जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको यहाँ पे अभी आप ध्यान से जो है समझ लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे तो क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, पहले तो माइटोसिस और मियोसिस, इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखना ही आफत है यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे इसको जो गलत गलत कर देते हैं, इसका डिफरेंस उसमें लिखते हैं, उसका इसमें लिखते हैं। तो एक को याद रखो, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ऐसे याद रख लो, माइटोसिस है, ठीक है, कोशिश करते हैं याद करने की इसको। जैसे माइटोसिस, माइटोसिस, माइटो मतलब माइटो, माइटो मतलब क्या होता है? माइटी, माइटी मतलब क्या? माइट मतलब सम काइंड ऑफ पावरफुल, जो कि अपने आप को, जो कि हमेशा ग्रो करता रहे, रिपेयर करता रहे, माइटी, ठीक है। तो ग्रोथ एंड रिपेयर के अंदर इसको ऐसे याद करो, ठीक है। बस याद करने का तरीका है, कैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखो, माइटोसिस जो होता है ना वो सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। सोमैटिक सेल्स मतलब केवल ग्रोथ और रिपेयर में काम कर रहा है आपका, फिजिकली अपीयरेंस जो होती है उसकी, ठीक है। अब इसके अंदर होता है कि आपका कि नंबर ऑफ डॉटर सेल जो होते हैं, डॉटर सेल यानी कि जो डॉटर आगे जो बनती है, डॉटर यहाँ पे बेटी की बात नहीं हो रही, डॉटर का मतलब यहाँ पे जो आगे वो जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है, इस प्रोसेस के थ्रू जो भी सेल डिवाइड कर रहा है वो आगे जो प्रोड्यूस करता है डॉटर सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे दो बनते हैं, ठीक है। तो दो डॉटर सेल बने, दो यानी कि डाई, डाई मतलब डाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड बना, डाइप्लॉइड में टू एंड टू डॉटर सेल बनी यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? मियोसिस के अंदर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है, तो वहाँ पे गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स किस में हेल्प करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर डॉटर सेल कितने बनते हैं? 4 डॉटर सेल बनते हैं, और 4 तो बनते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोमल नंबर ऑफ डॉटर सेल, क्रोमोसोमल नंबर का मतलब है यहाँ पे कि फर्दर वो क्या कैसे डिवाइड हो जाते हैं? वो हैप्लोइड बन जाते हैं, हैप्लोइड मतलब हाफ हो जाते हैं, हाफ हाफ में डिवाइड होते हैं, ठीक है। यहाँ हमेशा डॉटर सेल आपका हाफ हाफ में डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर जो एज इट इज सेम रहता है, यहाँ पे नंबर जो हाफ हो जाता है मियोसिस के अंदर, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन की बात करें, अब देखो, अब क्योंकि यहाँ पे जो है इन्वॉल्वमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो यहाँ पे वेरिएशन आता है, चेंजेस आ सकते हैं, बट यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आता, यहाँ पे सेम वो वैसे रहता है जैसा उसका पेरेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर, आई होप कि आपको जो है सारी चीज़ें अभी बहुत ही क्विक वे के अंदर सब कुछ रिवाइज हो गया होगा। इन नोट्स को जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।